इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आज हम ले रहे हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स इन बिटवीन जो भी मुझे टॉपिक रिलेवेंट लगा, रिलेटेड लगा, मैंने वो वहाँ कवर कर लिए। जो रिमेनिंग है वो हम आज ले रहे हैं। सो सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6.6। A metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolutions per second with one end hinged at the center and the other end at the circumference of circular metallic ring of radius 1 meter. About an axis passing through the center and perpendicular to the plane. So that means they have given you a rod और एक रॉड को उन्होंने जो एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो वो एक्सिस क्या हो सकता है, दैट इज़ नॉर्मल, इनवर्ड पॉइंट करता हुआ या इसके क्रॉस पास करता हुआ, ओ से पास करता हुआ ऊपर से नीचे तक वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो उस एक्सिस के अलोंग उस एक्सिस को ओरिजिन मानते हुए हमने एक रॉड को ओ से और क्यू के बीच में फिक्स कर दिया। क्यू जो पॉइंट है वो पॉइंट सर्कमफ्रेंस के अलोंग है, अबाउट है, और ओ जो पॉइंट है वो उस एक्सिस के अबाउट है जो कि पास थ्रू कर रहा है इस प्लेन ऑफ द रिंग के। एंड व्हाट दे आर सेइंग, अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड द क्रॉस से उन्होंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रखी है जो कि इस लूप के क्रॉस और इस स्ट्रेट लाइन रॉड जो है उन्होंने कंसीडर की हुई थी उसके अक्रॉस परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है। एंड पैरेलल टू द एक्सिस प्रेजेंट एवरीवेयर, और इस एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के अबाउट ये रिंग था या जो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही थी रॉड, उस एक्सिस के अबाउट के पैरेलल है। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इनवर्ड है और एक्सिस भी परपेंडिकुलर है। व्हाट इज़ द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर और एंड द मेटेलिक रिंग। तो आपको ईएमएफ निकालना है। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स पहले भी किए हुए हैं, बट मेन पॉइंट था आपकी एनसीईआरटी बुक में एक डिफरेंट मेथड दिया हुआ है और उस मेथड में उन्होंने इंटीग्रेशन यूज़ किया है। तो जब मैंने पहले डेरिवेशन किया था तो वहाँ मैंने इंटीग्रेशन यूज़ नहीं किया था। इनफैक्ट उस केस में मैंने सिर्फ एक सिंगल रॉड कंसीडर की थी और रॉड को रोटेट किया था। तो रॉड रोटेट हो या रॉड को एक एज को आप फिक्स रखें और दूसरे को आप सर्कमफ्रेंस के अबाउट रोटेट करते रहें, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, ईएमएफ तब भी जनरेट होगा। तो यहाँ सिचुएशन क्या है कि ये रॉड घूमेगी। अब ये रॉड जब घूमेगी तो ये किस में घूम रही है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंड्यूस ईएमएफ फॉर द एंटायर रॉड एट वन गो, हम क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, DE, विच इज़ इक्वल टू जो ईएमएफ जनरेट होता है फॉर अ मूविंग रॉड वो होता है BVL। लेकिन क्योंकि लेंथ हम स्मॉल ले रहे हैं तो हम लेंगे BVDL, स्मॉल लेंथ के लिए स्मॉल ईएमएफ। लेकिन हमें टोटल ईएमएफ चाहिए तो हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें इसको बोथ साइड। सो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड विल गेट E एंड राइट हैंड साइड इज BVDL। अब V को हम चेंज करते हैं बिकॉज ये क्या है, ये ओमेगा फ्रिक्वेंसी के साथ घूम रहा है। सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा आपको दी हुई है, तो ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड V इज इक्वल टू R ओमेगा इज द रिलेशनशिप। सो आई एम चेंजिंग V इन R ओमेगा, सो यू आर लेफ्ट विद V BR ओमेगा एंड DL। अच्छा ओके, यहाँ लेंथ लेनी पड़ेगी हमें, रेडियस मैंने ले लिया है, बट वो रेडियस यहाँ पर कितनी है वो आपको यहाँ R गिवन है, कैपिटल R गिवन है। तो मैंने ये लेंथ भी ले लिया था, तो वी कैन आइदर यू राइट इट एज कैपिटल R एंड DR, क्योंकि स्मॉल रेडियस जो बात हो रही है या स्मॉल लेंथ जो बात हो रही है वो इस रॉड की लेंथ की बात हो रही है। सो यहाँ तो आप दोनों को एक कैपिटल R कंसीडर कीजिए, यानी कि तब ये डिस्टेंस भी आपका R हो जाएगा। तो राइट नाउ आई एम चेंजिंग इट टू L, मैं इसे L चेंज कर रही हूँ। बाद में द लेंथ ऑफ द एंटायर रॉड विल बी इक्वल टू द रेडियस, वो हम बाद में चेंज करेंगे। तो राइट नाउ आई एम टेकिंग इट एज L। सो L आ गया आपके पास एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट। B एंड ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, इफ़ यू इंटीग्रेट L यू विल गेट L स्क्वायर बाई 2। अगेन आपने लिमिट लेनी है 0 से लेकर पूरी एंटायर लेंथ ऑफ द रॉड, और वो हमने लेंथ ऑफ द रॉड आप जब पुट करोगे तो एक साइड तो 0 ही है, तो L स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा, विच इज़ ऑफ नो सिग्निफिकेंस। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आती है। एंड व्हाट दे आर आस्किंग, अब जो गिवन पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर वो देख लेते हैं। तो अब उन्होंने दिया हुआ है लेंथ दे रखा है 1 मीटर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड्स दिए हैं, दैट मीन्स ये ओमेगा नहीं है, रेडियन होता अगर की टर्म्स में अगर आंसर वैल्यू होती तो आप डायरेक्टली ओमेगा पुट कर सकते हैं, बट यहाँ क्योंकि हमें रिवोल्यूशन यानी RPS दिया हुआ है, रेडियन पर सेकेंड नहीं दिया, तो रेडियन अगर होता
इसकी जगह, तो आप अगर रेडियन पर सेकेंड होता तो फिर आप ओमेगा लगाते। अभी हम क्या लगाएंगे, हम इसे फ्रीक्वेंसी मानेंगे, न्यू से रिप्रेजेंट करें या एफ से, विच इज़ 50 RPS दिया है। एंड देन उसके बाद आपको रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ द रॉड इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, तो सेम ही है, रेडियस भी 1 मीटर है और मेटेलिक रॉड जो थी वो भी 1 मीटर की ही थी, तो कोई डिफरेंस नहीं है। एंड दे आर एक्टिंग इन अ कांस्टेंट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, वो है 1 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको 1 टेस्ला गिवन है। सो सिंपली यू जस्ट हैव टू प्लेस द फॉर्मूला। सो देयरफॉर EMF कैन बी रिटन एज हाफ बी, ओमेगा की जगह हम 2 पाई न्यू पुट कर सकते हैं, एंड आर स्क्वायर। When you place all the values, you will get an answer of 157. So ये आ जाएगा volts में answer. Then this is the answer. Let us see the next question. In this question, they are given you a figure. The arm PQ of the rectangular conductor is moved from x is equal to 0 outward. और original position PQ कंडक्टर को उन्होंने x 0 से बाहर की तरफ मूव किया है with a certain velocity v. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane and extends from x is equal to 0 to x is equal to b and is 0 for x greater than b. सो फिगर से भी क्लियर है कि एक सर्टेन लेवल तक यानी कि सर्टेन डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, उसके बियॉन्ड नहीं। वो डिस्टेंस कितना है, x इज इक्वल टू बी, और बियॉन्ड दैट यानी कि फॉर x ग्रेटर देन b कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं कर रही है। ओनली द आर्म पोसेसेस सब्सटेंशियल रेसिस्टेंस r, और बाकी सारे सर्किट के अंदर यानी इस आर्म के अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, सिर्फ PQ के पास कुछ amount of resistance है। Consider the situation when the arm PQ is pulled outward from x is equal to 0 to x is equal to 2b. आपने x 0 पोजीशन से लेकर उसको 2b तक ले जाना है, and is then moved back, और वापस भी लाना है to x is equal to 0, यानी origin से हमें एक्सटेंड कराना है, x is equal to 0 से लेके जाना है to the maximum value and then will come back to the original position with a constant speed v, और ये सब हमने with velocity v करना है। Obtain the expression for the flux induced EMF and the force necessary to pull the arm and the power dissipated as joules heat. Sketch the variation of these quantities with distance. ओके, हमें induced EMF निकालना है, फोर्स निकालनी है, पावर निकालनी है, इनफैक्ट हमें फ्लक्स भी निकालना है, फ्लक्स से ही स्टार्ट करेंगे एंड उसका फिर हमें ग्राफ भी स्केच करना है। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वी हैव टू कंसीडर द लिमिट। सिंपल है बट इजी है। तो हम सबसे पहले फ्लक्स की बात करते हैं। व्हेन एवर जब भी आपकी ये PQ आर्म यानी कि एक करंट कैरिंग एक कंडक्टिंग आर्म जो है वो एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, तो उसके ऊपर एक लॉरेंस फोर्स एक्ट करती है। जब लॉरेंस फोर्स एक्ट करेगी तो उसके ऊपर एक इंड्यूस EMF भी क्रिएट होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। हमें आर्म PQ दी गई है और उसके लिए उन्होंने पहले मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए बोला है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन हम अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A, लेकिन अब यहाँ सिचुएशन क्या है, एरिया इज दिस साइड एंड दिस साइड, तो दिस इज द लेंथ एंड दिस साइड इज योर B। अगर यहाँ तक मैक्सिमम एरिया आता है तो B, लेकिन यहाँ से लेकर 0 से लेकर B तक की वेरिएशन में x चेंज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं x ग्रेटर देन 0 से लेकर और लेस देन B तक हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यू होगी, और बिकॉज ऑफ दैट वी विल हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ऑल्सो। सो हम यहाँ एरिया का वैल्यू पुट कर देते हैं, B इज मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया के लिए हो गया लेंथ, और अब क्योंकि डिस्टेंस वेरी करे तो वी कैन से x, और ये कब तक हो रहा है, सेम लिमिट x ग्रेटर देन 0 हो और या फिर लेस देन B हो, लेस देन और इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं इक्वल मतलब उससे ज़्यादा हो, 0 हो या 0 के बराबर हो। तो 0 पर भी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही थी, वहाँ से लेकर लेस देन B तक आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स ये हमारे पास आ गया। नाउ सेम हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करते हैं। अब आपके पास B के बाद जो एरिया हो जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अब नहीं एक्ट कर रही उस एरिया में, यानी अब लिमिट क्या हो गई कि x अब आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू B हो गया और या फिर लेस देन 2 ऑफ B हो गया। इस पूरे सिचुएशन में एरिया अब चेंज नहीं कर रहा। पहले आप कह रहे थे कि जब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या ये रॉड आप आउटवर्ड लेकर जा रहे हो तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इन दे आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन एरिया। बट वंस यू हैव टेकन दिस आउट, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जितने पोर्शन में थी वो कितने तक थी, वो B तक ही थी। तो अब एरिया विच इज फॉर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वो अब नहीं है, तो B उतना ही रहेगा। फ्लक्स बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, कितने एरिया की वजह से है,
सिर्फ इतने तक के एरिया की वजह से, जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ तक एक्ट कर रही थी सिर्फ उतने ही एरिया की वजह से फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फील्ड जितने एरिया में पास कर रही थी वो एरिया अब कांस्टेंट हो गया है, वो अब नहीं चेंज कर रहा। आप एरिया बढ़ाते रहोगे तो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया वो कांस्टेंट हो जाएंगी। तो एरिया भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट, कहाँ से कहाँ तक, बी से लेकर 2b तक, और वो वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी। नाउ वी कैन फाइंड आउट द ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। ये रिलेशनशिप लेंगे। अब फाई हमारे पास है दोनों कंडीशंस के लिए, तो हम उसके लिए कंडीशंस निकाल दें कि जब आपके पास फाई BL(x) होगा तब तो आपके पास वेरिएशन आएगा BL(dx/dt), और dx/dt को हम क्या बोलते हैं, v, वेलोसिटी। सो हमारे पास BL(dx), इसको यहीं लिख देती हूँ मैं, BL(dx/dt), which dx/dt can be written as BLV with negative symbol। तो ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, फर्स्ट रेंज अप्लाई की है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b तक। लेकिन दूसरे केस में जब मैग्नेटिक फील्ड यानी जब एरिया कांस्टेंट हो गया है तो मैग्नेटिक ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तब कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं बदल रही हैं, और इस वजह से ईएमएफ भी 0 हो जाता है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द करंट। फोर्स हमें निकालने के लिए बोला, लेकिन फोर्स निकालने से पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स के अंदर आपको करंट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज बिल साइन थीटा, लेकिन थीटा अगर हम बात करें फॉर्मूला होता है BIL साइन ऑफ थीटा, जिसमें IL क्या होता है, करंट एलिमेंट। तो यहाँ करंट एलिमेंट, करंट कहाँ इंड्यूस होगा, इस सरफेस के अंदर। करंट एलिमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहे हैं, 90। तो आपके पास सिर्फ बच जाता है BIL, यानी हमारे पास BIL बचेगा। अब आया हमें करंट की ज़रूरत, तो B और L एज इट इज़ रखें, लेकिन करंट हो गया EMF बाय रेसिस्टेंस। तो EMF कितना आ रहा था, BLV विद द नेगेटिव सिंबल। तो पहली वाली कंडीशन लें, सेकेंड वाले के लिए तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट कंडीशन लें तो BLV, एंड उसके बाद हम रेसिस्टेंस लेते हैं। तो इफ़ दे हैव गिवन, यस दे हैव गिवन द रेसिस्टेंस R, उन्होंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन के अंदर। तो दे हैव रिप्रेजेंटेड रेसिस्टेंस विद स्मॉल r, तो हम वही अप्लाई करेंगे। और अगर आप इसे वैल्यू को फर्दर सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट -B² लेकिन ये किस रेंज के लिए, वेयर योर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो और दूसरी सिचुएशन में फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब योर b इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन 2 ऑफ b। यानी जब जब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन खत्म हो गया तो फोर्स भी वहाँ पर एक्ट नहीं करेगी। अब हम निकालते हैं पावर का फॉर्मूला लेते हैं, तो F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी आता है फॉर्मूला। सो हमें बस इसी फॉर्मूले के अंदर v से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी पावर हो जाएगी -b², माइनस नहीं, इनफैक्ट पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो यहाँ माइनस नहीं आएगा, पावर के अंदर स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये आ गया r आपके पास रिलेशन, एंड द रेंज इज स्टिल सेम। तो रेंज वही है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन b, एंड दूसरा पावर हो जाता है 0 फॉर b ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन 2b। सो हमारे पास सारे केसेस आ गए हैं। तो केसेस हम देखें, हमें चारों प्लॉट करने थे, मैंने एक ग्राफ रेडी रखा था कि अकॉर्डिंगली हम ग्राफ प्लॉट करें। सो पहला केस था ये, सेकंड था EMF, थर्ड था आपके पास फोर्स, दिस इज थर्ड, एंड फोर्थ इज योर पावर। तो चलिए वन बाय वन एक बार ग्राफ देख लें, जल्दी ही बनेगा। देन फर्स्ट केस में क्या है, क्योंकि हमें रिटर्न का भी बनाना है, ये हमें याद रखना है कि जब हम 0 से b पर गए, 0 से b पर गए तो BLX, x चेंज हुआ, आपका x जो है चेंज होता गया तब तक जब तक कि b आपके पास कांस्टेंट नहीं आ गया। b मैक्सिमम वैल्यू है ये, उसके बीच में वेरिएशन आ रहा था। देन कहाँ से कहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, और 2b तक कांस्टेंट रहेगा। तो 2b तक आपने उसे कांस्टेंट रखा, लेकिन जब आप रिटर्न करोगे तब भी जब तक आप b पर नहीं आते हो तब तक फ्लक्स वेरी नहीं करेगा। तो इट विल कंटिन्यू टिल दिस पॉइंट b। सो वापस b तक आने पर इट विल रिमेन कांस्टेंट, एंड देन आफ्टर इट विल अप्रोच टू 0। सो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से आ गई। अब हमें निकालना है BLV के लिए, तो किस 0 से b तक आपको नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है, तो नेगेटिव इज ऑन दिस साइड, नेगेटिव वैल्यू बनाते हैं, एंड देन कोई वैल्यू नहीं है, 2b तक कोई वैल्यू नहीं है, 0 है। वापस ही आएंगे तो भी 0 रहेगी, और फिर जब आप रिटर्न होकर दूसरी डायरेक्शन में आ रहे हो तो फिर दिस विल बिकम पॉजिटिव, एंड सेकेंड साइकिल के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा।
सो ये हो गया आपका पॉजिटिव साइकिल। सेम ही आपको फोर्स के लिए मिल रहा है, पहले आपको नेगेटिव मिल रही है, रिमेनिंग पार्ट में ये पॉजिटिव हो जाएगी रिवर्स साइकिल में। पावर जो है वो पॉजिटिव रहती है, तो उसके अंदर हमें कुछ भी नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, पावर के ऊपर साइन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यू विल गेट दी बोथ पॉजिटिव वैल्यू। सो आई थिंक नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग एंड सॉल्विंग वी कैन अंडरस्टैंड दिस। In the next question, example number 6.9, two concentric circular coil, one of small radii R1 and another of radii R2. So दो coils मैंने assume कर लिए हैं, एक को radii R1 ले लिया है, एक को R2, और दोनों का radius भी मैंने condition consider किया है, are placed coaxially with center coinciding, और दोनों का center coincide करा था। Obtain the mutual inductance of the arrangement. This is a very important question, और 2 बार या 3 बार ये पेपर में पूछा गया है, सेम लैंग्वेज सेम एज इट इज़, क्योंकि इसमें एक्चुअली वैल्यू कुछ है ही नहीं, आपको सीधा डायरेक्टली डेरिवेशन टाइप करना पड़ेगा। तो हमें सोल्यूशन देखना है। जब हमें फ्लक्स सेकेंड कॉइल पे निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए फर्स्ट कॉइल का, सॉरी किस पे निकालने के लिए बोला है, म्यूचुअल इंडक्शन किसी पर भी निकाला जाता है, तो मैं फर्स्ट पे निकाल लेती हूँ, नो इशू। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पे निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे आप, सॉरी फ्लक्स निकालेंगे फर्स्ट पे तो फील्ड लेंगे 2 पे। एक्चुअली क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, वो भी मैं रीज़न देती हूँ। मैंने फ्लक्स 1 क्यों लिया, क्योंकि रेडियस इनर वाली लेनी होती है। जब भी आप सोलेनॉइड लेते हो तो जो इनसाइड रेडियस होता है उसे हम कंसीडर करते हैं, उस पर फ्लक्स निकाला जाता है। तो यहाँ इनर रेडियाई किसकी है, R1 की, तो फ्लक्स हम निकालेंगे किस पे, R1 पे फ्लक्स निकालेंगे। तो वो उसके लिए हमें एरिया लेना पड़ेगा आपका फर्स्ट कॉइल का, और वो स्मॉलर था, इनर वाला था, इसीलिए मैंने वो लिया। ये रिमेंबर रखिए रूल कि जब भी सोलेनॉइड का एग्जांपल लेते हैं तो जो इनर सोलेनॉइड होता है उस पर फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, एरिया हम इनर वाले का लेते हैं और लेंथ लेते हैं लॉन्गर वाले की। तो यहाँ तो लेंथ का इशू था ही नहीं क्योंकि सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं, लेकिन एरिया का कंसर्न था, तो एरिया हमें इनर वाले कॉइल का ही लेना है, इसलिए फ्लक्स मैंने फर्स्ट कॉइल का निकाला क्योंकि एरिया मुझे इनर का चाहिए था। तो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कॉइल का आएगा, इसका अगर आप एरिया पुट भी करते हो तो B2 पाई R1², ये आपको सिर्फ खुद को याद रखने के लिए कि भाई हाँ हमने रेडियस इनर वाला कंसीडर कर लिया है। सो देन हमें निकालना है, इसी का रिलेशनशिप आप और देखें तो फ्लक्स को हम और भी दूसरे फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं M12 एंड I(2), क्योंकि दोनों कॉइल्स में दोनों के पास स्मॉल रेडियाई हैं, कंसेंट्रिक हैं, कोएक्सियली हैं, और जब तक दोनों में करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होंगी बेसिकली ये। सो इस बाहर वाली कॉइल के अंदर करंट है I2, इनर वाली कॉइल में करंट है I(1), वो सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट ऑब्वियसली किसी भी डायरेक्शन में होगा, एक की वजह से दूसरे के ऊपर फ्लक्स क्रिएट होगा ही होगा, एक की वजह से दूसरे के ऊपर एक इंड्यूस EMF आएगा ही आएगा। सो वो म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो हमने फ्लक्स ले लिया है M12, यानी फर्स्ट की वजह से सेकंड पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्ट किया वो कंसिडर किया, एंड करंट ले लिया। पहले पर निकाल रहे हो तो उसके ऊपर इम्पैक्ट किसका पड़ेगा, सेकेंड कॉइल का, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द फ्लक्स इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल यानी इनर कॉइल बिकॉज ऑफ द करंट इन द सेकेंड कॉइल। तो सेकेंड कॉइल के ऊपर जो आउटर वाली कॉइल पे जो करंट था उसकी वजह से इनर कॉइल पे फ्लक्स आया था, तो यहाँ हम I2 लेंगे। ये दोनों इक्वेशन दोनों ही फ्लक्स डिफाइन कर रही हैं, दोनों को हमें इक्वेट करना होगा, लेकिन यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, और वो भी किसके लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए। सर्कुलर कॉइल की बात कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं, B2 निकालना है हमें, और सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला था μ0I/2R। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि अब की बार हम सेकेंड कॉइल की बात करें तो करंट सेकेंड का, रेडियस भी सेकेंड का, तो ये वापस पुट करेंगे एंड दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा M12I2, ये वाली इसका पुट किया, और अब B2 का वैल्यू यहाँ पर ये प्लेस भी कर देते हैं, यानी μ0I(2/2 of R(2) and pi R(1²। कैंसिल आउट विच एवर यू कैन कैंसिल, I2 कैंसिल होता है और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो यानी कि M12 हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है, दैट इज इक्वल टू μ0 पाई R(1²/2 of R(2), और ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए 2-3 स्टेप्स में ही हो गया, आप थोड़ा सा इलेबोरेटिव लिखें, मैं तो समझाती हूँ बोलती हूँ साथ साथ, तो मैं उतना लिखती कम हूँ और एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। In this question, they have asked to obtain the expression for the magnetic energy stored in the solenoid in terms of magnetic field B, area A and the length L of the solenoid। अब इसका जो बिगिनिंग पार्ट है वही हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालने के लिए बोला गया कि एनर्जी निकालनी है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर निकालनी है B की टर्म्स में, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में।
तो सबसे पहले सोचते हैं कि अगर आप एक सोलेनॉइड लेते हो तो उसके पास एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। तो पहले अगर हम ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ होता है -L/di/dt। ये हमने सेल्फ इंडक्शन वाले फॉर्मूले से हमने ईएमएफ को डिफाइन किया था। लेकिन अब यहीं इसी एक्सप्रेशन में इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट द वर्क, बिकॉज एनर्जी नहीं है, ये तो ईएमएफ है, तो अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो इफ़ आई से वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द वर्क, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वर्क को हम डिफाइन करते हैं P/dt। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज योर पावर। पावर की बात हो गई है यहाँ पे, जो हमने पावर को डिफाइन कर दिया, पावर इज इक्वल टू dW/dt होता है, विच यू कैन राइट इट एज dW इज इक्वल टू P/dt। तो मैंने P/dt लिखा, लेकिन पावर को हम दूसरी लैंग्वेज में VI भी बोलते थे, पोटेंशियल इनटू करंट, लेकिन पोटेंशियल यहाँ नहीं है, यहाँ तो क्या है, EMF है, तो EI हो जाएगा पावर। सो मैं यहाँ पावर को रिप्लेस कर रही हूँ, दैट इज EI dt with integration. Now place the value of E here. So what you are left with, -L di/dt into I dt, and then again integration symbol will be there. dt and dt cancel हो जाता है, आपके पास बचेगा Li dt। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल हैव -L, I का इंटीग्रेशन करेंगे तो I²/2। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास किसका आ गया, वर्क डन आ गया। किसकी फॉर्म में, वर्क डन को आप स्केलर की फॉर्म में लिख सकते हो। दैट मीन्स आपके लिए नेगेटिव सिंबल इज नॉट इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये माइनस सिंबल हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, वो यहीं एलिमिनेट हो जाएगा। रीज़न क्यों है, क्योंकि जो भी हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट दिस ईएमएफ कर रहे हैं, अगेंस्ट उस दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो जब अगेंस्ट वर्क होता है तो वो ऑलरेडी विद नेगेटिव सिंबल आता है। तो यहाँ जब आप माइनस और माइनस वैल्यू पुट करेंगे दिस विल कन्वर्ट इनटू प्लस। सो इसको हमें लिखें ना लिखें हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। हमारे लिए एल यानी एनर्जी, इसी वर्क को हम एनर्जी की टर्म्स में बोल रहे हैं, ये मैग्नेटिक एनर्जी कहलाती है। तो अब ये मैग्नेटिक एनर्जी तो आ गई, लेकिन आई इंडक्शन की टर्म्स में, वो मांग रहा है एरिया के टर्म्स में। तो हम यहाँ इसे फर्दर चेंज करेंगे। एल जो होता है सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनॉइड फॉर्मूला होता है μ0n²A/L। और मैग्नेटिक इसका करंट का फॉर्मूला निकालें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0NI, जहाँ से आप करंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं B/μ0n। ये रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूले हम बैक टू द इक्वेशन पुट कर दें, सो यू विल हैव हाफ एज इट इज रहेगा μ0n²A/L एंड B/μ0n होल स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर कैंसिल आउट कीजिए जो कॉमन पार्ट्स करते हैं, जैसे n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n² कैपिटल N इंटू L भी लिखा सकते हैं, तो हम चेंज करेंगे इसको। एंड देन यू आर लेफ्ट विद हाफ ऑफ μ0 B²AL। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाती है, या फिर मैं इसे और बेटर लिख दूँ तो B²AL/2 μ0। ये रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगा फॉर द एनर्जी। सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं वो, हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक एनर्जी डेंसिटी डिफाइन किया था, U स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते थे, विच वॉज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं आप इसको, पर यूनिट वॉल्यूम। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर कैपेसिटर की एनर्जी हमें लेनी पड़ेगी, तो दैट इज हाफ CV² वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता था, एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड इन दोनों प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस D। और C का फॉर्मूला पुट कर दें ε0A/D फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड पोटेंशियल होता था ED, और उसका भी स्क्वायर ले लीजिए, डिवाइडेड बाय AD हो रहा है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं आपका आंसर आता है हाफ ε0E²। ये रिलेशनशिप हमारे पास आता है। तो सेम यही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए करें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। अब ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे तो U ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा। तो U ऑफ B हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज ये हमने निकाला था यहाँ पर। तो यहाँ पुट करते हैं इसको B²AL/2 μ0, और वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया लेंथ आपका कैंसिल हो गया, आपके पास बचा B²/2 μ0। यानी ये दोनों आपस में कंपेरेबल हैं। यहाँ हम परमिटिविटी की बात करते थे, हाफ ऑफ ε0 परमिटिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। दैट मीन्स दोनों ही डेंसिटीज जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके, देयर फील्ड स्क्वायर के, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के और ये मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर के। तो कंपैरेटिव हैं, हम इनको इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल है। कमला पेडल्स स्टेशनरी बाइसिकल ऑफ
pedals of the bicycles are attached to the 100 ton coil of area. कॉइल भी दिया है, एरिया भी दिया है, आपको ये कॉमन पार्ट्स दे दिए हैं. एंड देन दे हैव प्रोवाइडेड द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. तो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास 0.01 टेस्ला, नंबर ऑफ टर्न्स हैं दे रखे हैं 100 एंड एरिया भी आपको कॉइल का दिया है मीटर स्क्वायर 0.10 मीटर स्क्वायर परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल. यहाँ ये लाइन पढ़ते हैं, द कॉइल रोटेट्स हाफ अ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, यानी ओमेगा भी दिया हुआ है हमें, हाफ ए रिवोल्यूशंस पर सेकेंड. अच्छा ये रिवोल्यूशंस दे रखा है, दैट मीन्स हमें न्यू दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ओमेगा नहीं दिया हुआ. एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो जिस एक्सिस पे कॉइल रोटेट कर रही है फील्ड उसके परपेंडिकुलर है. और दिस इज नॉट ओमेगा बट दिस इज द फ्रिक्वेंसी दे हैव गिवन एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ रोटेशंस 0.5 RPS आपको दी हुई है, रोटेशन रिवोल्यूशंस पर सेकेंड. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं आपको बताऊं कि अगर फील्ड ऐसे एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो जो कॉइल प्लेस्ड है वो कैसे प्लेस्ड है, वो इस तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस में रोटेट कर रही है. ये रोटेशन है कॉइल का. सो ये मैंने दिखाया है. ये एक्चुअली जब आप AC जनरेटर की बात करें तो भी इस तरीके का ही रोटेशन आएगा. सो हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला था BA cos ऑफ ओमेगा t, क्योंकि अब ये कॉइल रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे विद सर्टेन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, जिसको हम थीटा की जगह हम इसे ओमेगा टी लेते हैं. एंड आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे टू फाइंड आउट EMF, दैट इज इक्वल टू -d∅/dt, एंड व्हेन यू विल डिफरेंशिएट इट यू विल गेट एन एक्सप्रेशन BA ओमेगा एंड साइन ऑफ ओमेगा टी विद अ नेगेटिव सिंबल, क्योंकि नेगेटिव भी आ गया. बट इफ यू आर फाइंडिंग आउट फॉर द n नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि यहाँ उसने n नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर दी है, तो आपको इसे n से मल्टीप्लाई भी करने का पड़ेगा टोटल EMF के लिए. यहाँ इनफैक्ट आप फ्लक्स को ही n से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए. सो देन यू विल प्लेस इट हेयर एंड यू आर आस्किंग फॉर द व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल. तो आपसे मैक्सिमम मांगा जा रहा है, तो EMF मैक्सिमम कब होगा, EMF मैक्सिमम विल बी NBA ओमेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी उस केस में 1 हो जाना चाहिए. यानी ये कॉइल कैसी प्लेस होनी चाहिए, परपेंडिकुलर प्लेस होनी चाहिए. बस अब हमें कुछ नहीं करना है, ये NBA ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू यानी फ्रिक्वेंसी पुट कर सकते हैं. सब कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, इसमें प्लेस कीजिए एंड यूल सिंप्लीफाई इट, यूल गेट द आंसर ऑफ 0.314. क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि क्या उसका अप्रोच क्या है. एंगल्स इज द मेन कंसर्न. सो आई फॉरगॉट टू पुट द वोल्ट्स यूनिट लगाना भूल गए. ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस.